हेलो क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखना जो आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाला है। अगर आप इस वीडियो को देख करके जाते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको डायरेक्ट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को अंत जो वीडियो काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाला। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको मिलता है, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं सारे प्रश्नों को। तो यहाँ से हमारा आता है सबसे पहला प्रश्न बोलता है हमारा अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन के पास क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, कितनी मात्रा में उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करते हैं, कैसे उत्पादन करें, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बोल रहा है किसका बात करें, तकनीक का। कैसे उत्पादन करेंगे, तकनीक से करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे तो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है हमसे किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। तो मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता की बात करते हैं, इसका राइट आंसर उपयोगिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है हमसे। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है हमसे उपयोगिता के क्रमवाचक विश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया। उसका प्रतिपादन किसने किया था? क्रमवाचक विश्लेषण की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि हिग्स और एलन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है हमसे, देख सकते तो निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है। किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? डी यानी कि डिमांड, यानी अब इधर क्या हमारा कीमत है, मांग की मात्रा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्ण लोचदार मांग, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है हमसे। क्वेश्चन नंबर 5 उपभोक्ता की आय बढ़ने से किस प्रकार की वस्तु की मांग घटती है, किस प्रकार की वस्तु की मांग घट जाती है। ठीक है, उपभोक्ता की अगर आय बढ़ रहा है तो घटिया वस्तुओं की मांग जो है क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, आय बढ़ने पर घटिया वस्तुओं की मांग क्या होती है, घट जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है हमसे दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पैमाने के प्रतिफल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे तो क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है हमसे उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। उत्पादन फलन को कौन सा इसमें से व्यक्त कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे तो क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है हमसे। क्वेश्चन नंबर 8 किसी वस्तु के उत्पादन की स्थिर लागत 60 रुपये है। कितना? 60 रुपये। उस वस्तु की 10 इकाई उत्पादन की औसत स्थिर लागत क्या हो गई? यहाँ पर देखो स्थिर लागत कितना है, 60 है, और इकाई कितना बढ़ाया जा रहा है, 10 इकाई उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है कि क्वांटिटी नीचे आ जाएगा। इसको काटो कितना बचेगा, 6 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है हमसे दो सम उत्पाद वक्रों के बीच की दूरी को क्या व्यक्त करती है। तो क्या व्यक्त करती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि उत्पादन स्तर में परिवर्तन को क्या करता है, व्यक्त करता है। आगे देखो नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है हमसे निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही है आपसे पूछ रहा है। तो एक चीज़ याद रखना आप लोग, क्या होता है मेन फॉर्मूला होता है TC इक्वल होता है हमारा TVC प्लस में होता है हमारा TFC होता है TFC। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इस TVC को इधर ही रहने दो, इस TFC को जब प्लस में तो उधर क्या हो जाएगा, यानी कि TC में से घटेगा TFC बराबर हो जाएगा TVC, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 का हो जाएगा कौन सा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1। आगे देखो 11 नंबर प्रश्न बोलता है उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर किस लागत में परिवर्तन नहीं होता है। उत्पादन की मात्रा में अगर परिवर्तन करें तो उसका क्या हो रहा है, लागत में परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कुल स्थिर लागत, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है हमसे औसत लागत का वक्र आकार होता है। औसत लागत का वक्र आकार कैसा होता है? औसत लागत का बात करें तो यू आकार का होता है। ठीक है, यू जैसा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, औसत लागत का हो जाएगा यू आकार का। आगे देखो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है हमसे किस बाजार में AR बराबर होता है MR के। AR यानी कि एवरेज रेवेन्यू बराबर होता है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू के। किस बाजार में होता है? तो ऐसा हमारा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता है। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या बोलता है निम्न में किस बाजार में विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है। विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है। ऑप्शन के पास पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार या फिर इनमें सभी। इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है हमसे फर्म के संतुलन के मूल शर्त क्या है। तो संतुलन की बात करते हैं, मैंने पहले ही बताया कि AMR बराबर हो जाएगा
एम सी बराबर हो जाएगा एम आर के, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू के। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है पूर्ति अपने लिए मांग का सृजन स्वयं कर लेता है, यह किसने कहा था? तो जेबी से ने कहा था। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखो 17 नंबर प्रश्न क्या बोलता है हमसे, एकमुश्त कर लगाने से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव होता है? किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पूर्ति अपरिवर्तित होती है। क्या होती है, पूर्ति अपरिवर्तित रहती है। आगे देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है हमसे, बाजार मूल्य को परिभाषित किया जाता है। बाजार मूल्य को कब परिभाषित किया जाता है? जब अल्पकालीन बाजार में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 18 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग क्या बोलता है, 19 बोलता है हमसे, अधिक मांग की स्थिति में कीमत में प्रवृत्ति होती है। अभी अधिक मांग जब हो जाता है तो कीमत क्या होता है, कमी आती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 19 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कीमत में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है, कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ क्या होता है, जहाँ हमारा वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा था क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है हमसे, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक को किसने लिखा था? तो किसने लिखा था, इसको हम जेएम किंग्सटन ने लिखा था। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो बोलता है आपसे, जीएनपी एनएनपी में क्या संबंध है? जीएनपी और एनएनपी में बोल रहे क्या संबंध होता है? तो क्वेश्चन नंबर क्या है, 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि एनएनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस घिसावट के। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है, स्टॉक चर का एक उदाहरण है। स्टॉक चर का कौन सा एक उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पूंजी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है, 24 बोलता है, राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना क्या कहलाता है? तो इसको क्या दोहरी गाना कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है हमसे, निम्न में से किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है? गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु किस में होता है? ब्रेड में भी होता है, बिस्कुट में भी होता है, चपाती में होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है, मुद्रा का कार्य क्या है? मुद्रा का क्या कार्य है? विनिमय के माध्यम मूल्य का संचयन, मूल्य का व्यापार है। ऑप्शन नंबर डी 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी। आगे क्वेश्चन नंबर 27 हमसे बोलता है, किसने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? इसको जो कहा था हमारे 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि हार्टल विदर्स ने कहा था। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है हमसे, भारत का एक केंद्रीय बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा? भारतीय रिजर्व बैंक है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे देखो क्वेश्चन 29 क्या बोलता है हमसे, 29 बोलता है जब केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य क्या है? केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है? केंद्रीय बैंक की बात कर रहा है। तो केंद्रीय सरकार का बैंकर एजेंट होता है। हाँ, बैंकों का बैंक होता है, नोट का जारी करता है। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, उपभोग फलन हमारे पास जैसे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई में स्वायत्त उपभोग होता है। स्वायत्त उपभोग जो आपका ए वाला होता है, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या बोलता है, हम टोटल 40 एमसीक्यू प्रश्न को देखने वाला। ठीक है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। आप लोग अंत तक देखना इस वीडियो को, बहुत से क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। बोलता है मंदी वह है अवस्था है जब अर्थव्यवस्था में क्या होता है, मंदी कब होता है? जब रोजगार तथा उत्पादन स्तर क्या होता है, गिरता है। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन 32 बोलता है हमसे, किसी अर्थव्यवस्था में यदि एमपीएस का वैल्यू 0.2 है तो गुना का मान हम पूछ रहे हैं। गुना यानी कि के का वैल्यू पूछ रहे हैं। तो के बराबर होता है हमारा 1/1 माइनस एमपीसी होता है। हमारे पास क्या दिया, एमपीएस दिया हुआ है। तो एमपीएस से हम लोग एमपीसी निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। तो देखो 1 में से घटा दो 0.2 को घटा दो, हमारा क्या हो जाएगा, एमपीसी हो जाएगा। क्योंकि देखो एमपीसी प्लस में एमपीएस बराबर हमारा 1 के बराबर होता है। तो जब हम लोग हमें निकालना क्या है, एमपीसी निकालना है। तो एमपीसी निकालने के लिए हम एमपीएस को उधर भेजेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, 1 में से घटेगा एमपीएस का वैल्यू 0.2 है। तो क्या हो जाएगा, 1 में से 0.2 घटेगा, यानी 0.8 बचेगा हमारा। किसका वैल्यू, एमपीसी का बचेगा। यहाँ पे एमपीसी की जगह पर हम लोग कितना रखेंगे, 0.8 रखेंगे। के बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करो, के बराबर लिखो यहाँ पे। जब 1 में से 0.8 हो जाएगा कितना बचेगा, 1 बटा में हो जाएगा 0.2 हो जाएगा।
नीचे से जब पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा, यानी कि 2 से इसको काटना है, 10 को कितना बार बचेगा, 5 बार में बढ़ेगा। 5 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 में देख सकते हो 5 दिया, 5 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे आपका इस फार्मूला से आपका एक प्रश्न जरूर रहेगा, 100% रहेगा। देखो निवेश गुणक है, निवेश गुणक मैंने अभी तुरंत बताया कि निवेश गुणक क्या होता है, या तो उसको कह दो 1/MPS कह दो, क्योंकि देखो जब हम लोग एक में से हटाते MPC को तो हमारा क्या बचता है, MPS ही बचता है, MPS ही बचता है। या तो इसको ऐसे बोल दो 1/1 - MPS बोल दो, MPC बोल दो, या फिर 1/MPS बोल दो। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1 और 2 दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 34 को मतलब क्वेश्चन नंबर 34 का बोलता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है निवेश के निर्धारक घटक कौन सा, निवेश के निर्धारक घटक कौन सा, पूंजी की सीमांत क्षमता, ब्याज की दर, या फिर 1 और 2 दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी कि 1 और 2 दोनों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को, क्वेश्चन 35 क्या बोलता है हमसे, निम्न में से अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा है। अप्रत्यक्ष कर की बात कर रहा है, तो अप्रत्यक्ष कर कौन सा होता है, बिक्री कर भी होता है, उत्पाद शुल्क भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 36 को मतलब क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है हमसे, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति के अंतर को क्या कहते हैं, तो हम लोग राजस्व घाटा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 36 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 को, क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है हमसे, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि विदेशी विनिमय बाजार में मांग एवं पूर्ति द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोलता है हमसे, व्यापार संतुलन का अर्थ होता है, व्यापार संतुलन क्या अर्थ होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि वस्तुओं के आयात एवं निर्यात से। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो 39 हमसे बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा मद भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक है, तो कौन सा होता है, भुगतान संतुलन का चालू खाते का बात कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा, 39 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि वस्तुओं का निर्यात बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट प्रश्न आज का बोलते हैं 40वां प्रश्न, भुगतान संतुलन में असंतुलन का निम्न में से कौन आर्थिक कारण है, कौन सा आर्थिक कारण हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि व्यापार चक्र बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में,